So, well, good evening, everyone. So, hope every student, all the students have joined the class. So, I think now we can start our class. So, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मार्च आई थिंक करंट अफेयर्स. सो ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड द मार्च करंट अफेयर्स. एंड जैसे मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में शेयर किया था कि अभी हम चलेंगे नवंबर करंट अफेयर्स. नवंबर 2022 को कंप्लीट करेंगे आज, राइट? फिर उसके बाद दिसंबर 22 एंड इस तरह से हमारा नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. फिर उसके बाद तब तक अप्रैल करंट अफेयर्स हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम अप्रैल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, करेक्ट? तो अभी तक हम लोग 3 मंथ्स करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट. और इनमें से अगर कोई भी न्यूज आपके एग्जाम में आती है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका आंसर दे पाओगे. एंड हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने लास्ट क्लास का, मार्च करंट अफेयर्स का. फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी आज की क्लास पर, राइट? तो आई थिंक होप आप सभी लोग रेडी हैं. यू ऑल आर रेडी. सो शुड आई आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम मार्च करंट अफेयर्स? ओके, थैंक यू अनुभव, थैंक यू. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो वेल, हम लोगों ने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, और वो है उज्जवल राय से. सो उज्जवल एंड तनु, प्लीज टेल मी दैट आई डिस्कस विद यू बिम्स्टेक. सो बिम्स्टेक के बारे में कुछ भी आपको पता हो, वट एवर यू नो अबाउट बिम्स्टेक, कोई भी 2-3 पॉइंट, सो प्लीज शेयर रिगार्डिंग बिम्स्टेक. And especially I am asking this question from Ujjwal Rai and Tanu. And if yes, Tashmeet and Mr. Gulati भी अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं चैट सेक्शन पे. तो वेल, अनुभव तो पूरी फॉर्म में है आज. एंड ही गेव आंसर 1997. तो वेरी गुड अनुभव. 1997 में बिम्स्टेक का ऑरिजिन हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है. एंड एनी अदर स्टूडेंट वांट टू गिव द आंसर? सो सुरभि ने आंसर दिया है कि सर बांग्लादेश. एंड करेक्ट. सो नेपाल एंड भूटान ने बाद में इसमें ज्वाइन किया, करेक्ट है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. सो सुरभि ने भी आंसर दिया है कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ठीक है, करेक्ट है. एंड ब्रह्मजोत कौर का भी आंसर है कि सर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको बोलते हैं, करेक्ट है. वेरी गुड. सो मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स भी इन स्टूडेंट्स के आंसर से बिल्कुल एग्री करेंगे. वैसे हम लोगों ने इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस क्यों किया था, ये तो चलो ट्रेडिशनल पॉइंट हो गया जो आपने बताया मेरे को. वैसे हम लोगों ने इसको मार्च करंट अफेयर्स में क्यों डिस्कस किया? सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अदित खुराना. अदित खुराना मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इनको. एंड कनिष्क अगर चाहे तो आंसर दे सकते हैं, एंड निहारिका एंड हीति. सो अगर आप लोगों को रिमेंबर हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और बैंकॉक जो है थाईलैंड, 23rd सेशन. ओके, सो 23rd नहीं, आई थिंक 19th सेशन था. और राजकुमार सिंह जो हमारे एक मिनिस्टर है, उन्होंने उसको वर्चुअली ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में. तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग ये मीटिंग वीटिंग के सीक्वेंस भूल भी जाते हो, 19 या 23rd, वो मैटर नहीं करता, वो एग्जाम में नहीं आएगा, करेक्ट. लेकिन हाँ चलो, बिम्स्टेक क्या है वो हमें पता था, एंड आई थिंक यू ऑल गिव राइट आंसर. चलो, करेक्ट है. उसके बाद आप मेरे को ये बताओ कि मैंने प्रेसिडेंट मुर्मू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, साक्षी अग्रवाल, युविका एंड अनुभव से मेरा ये क्वेश्चन है. हमने प्रेसिडेंट मुर्मू की एक योजना और एक स्कीम को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. सो व्हाट वाज दैट स्कीम? तो वेल, अनुभव ने जो है आंसर देना शुरू कर दिया है. वेरी गुड अनुभव, यू आर गिविंग दी करेक्ट आंसर. सो व्हाट अबाउट कुमुद? एंड सुरभि ने भी बोला सर कैच द रेन जो है वो एक योजना थी जो प्रेसिडेंट मुर्मू ने स्टार्ट करी, और बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था. वो एक पंचलाइन मैंने आपको बताया था. वेरी गुड लव्या. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जल है तो कल है. तो उसका मतलब जल ही जीवन है, यानी वाटर इज द लाइफ. और अगर आप वाटर को सेव करके चलोगे तो लाइफ आपकी सेफ रहेगी इन फ्यूचर. सो करेक्ट है, वेरी गुड. कैच द रेन मीन्स वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये प्रोग्राम था. चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड. उसके बाद मेरा क्वेश्चन है हिति से, एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम उज्जवल एंड माधव एंड हर्षित. वी डैम इंस्टीट्यूट मैंने डिस्कस किया था आपसे लास्ट क्लास में. सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज वी डैम इंस्टीट्यूट? ये वी डैम इंस्टीट्यूट क्या है, और क्यों हमने इसको मार्च करंट अफेयर्स में लास्ट क्लास में डिस्कस किया?
सो ईशु भारद्वाज भी अगर चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं. आई थिंक ईशु भारद्वाज इज जस्ट ज्वाइनिंग इन द क्लास. सो इलेक्ट्रॉनिक ओके. सो एक डेमोक्रेसी का एक सर्वे हुआ था, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023. वेरी गुड भूमि, वेरी गुड अदर स्टूडेंट्स. यस, इंडिया की रैंक जो है वो 108 थी. राइट अनुभव. एंड उसमें जो है डेनमार्क ने टॉप किया था. वेरी गुड भूमि. एंड सुहानी बत्रा भी अगर आंसर देना चाहे तो दे सकती हैं चैट सेक्शन पे. वेल, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सर्वे डन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट है लव्या. और उसमें पाकिस्तान की रैंक 110 थी. पाकिस्तान हमसे नीचे था एंड हमारी 108. तो खराब रैंक है वैसे इंडिया की. लास्ट ईयर तो 100 थी और डाउन हो गई, 108 पर आ गए हम. तो थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन चलो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना हमने. अच्छा, फिर जिया से मेरा क्वेश्चन और तशमीद से. करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया. आई एम आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन. मेघालय को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो हमने मेघालय को क्यों डिस्कस किया? अर्चना अरोड़ा, तशमीद एंड जिया एंड जीतू. जीतू भी अगर चाहे तो इसका आंसर दे सकता है. यस, ओके. सो लव्य ने आंसर दिया है कि सर कोनार्ड संगमा. और अनुभव, भूमि गुप्ता एंड शिलोंग कैपिटल है. एक स्टूडेंट ने ये भी बता दिया. करेक्ट अनुभव, राइट है. बिल्कुल, कोनार्ड संगमा जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मेघालय के. बीजेपी कोalition गवर्नमेंट वहां पर आई है. वेरी गुड अर्चना अरोड़ा, करेक्ट. कुछ नए स्टूडेंट को जब मैं चैट सेक्शन पे देखता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर देते हुए, तो आई फील वेरी हैप्पी. हर्षी दत्त, मेरा ड्रीम है हर्षी दत्त भी अगर कभी आंसर दे तो सफल हो जाएगी हमारी क्लास लेना. एंड अबिल भी आंसर अभी कम देते हैं, शायद वो मंथन कर रहे हैं मन ही मन. चलो ठीक है, लेकिन आप अगर आंसर नहीं भी दे रहे तो कम से कम सोचना जरूर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना. क्योंकि जितना ज्यादा आप आंसर देते हो ना, उतना ही फाइन ट्यून हो जाएंगे ये सब फैक्ट्स आपके माइंड में. तो बिल्कुल शिलोंग है, कोनार्ड संगमा है. वेरी गुड हर्षिदत्त, थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर इन चैट बॉक्स. अच्छा, एक बात बताओ कि मेघालय जो है वो कितने स्टेट को टच करता है और कितनी नेबरिंग कंट्रीज को टच करता है? और अगर आप नाम भी लिख दो तो फिर तो बल्ले बल्ले है. तो लव्य और अनुभव ने आंसर दिया है कि सर 1. एंड अनुभव ने बोला सर आसाम. रिया शर्मा ने भी आंसर दिया. वेरी गुड रिया, करेक्ट. एंड लव्य ने बोला सर बांग्लादेश एंड आसाम. करेक्ट है, वेरी गुड भूमि. So yes, you students all are amazing. Yes, giving right answer. Correct है. चलो बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. याओ शैंग. याओ शैंग, ओ यश ने तो बांग्लादेश का फ्लैग भी बना दिया चैट बॉक्स पे. एंड याओ शैंग जो है मेरा क्वेश्चन है, और अनुभव ने आंसर दे भी दिया है कि सर ये रिलेटेड है. वेरी गुड लव्य. मणिपुर का फेस्टिवल है और हमारे किस हिंदू फेस्टिवल से ये रिजेंबल करता है? आई थिंक अनुभव ने ऑलरेडी दे दिया था इसका आंसर. होली. करेक्ट, राइट भूमि गुप्ता, करेक्ट. अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओगे कि ये जो एक इसमें मैंने आपको बताया था कल्चरल डांस होता है इनका. वैसे थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. अगर आप लोगों को याद हो, एक कल्चरल डांस मैंने बताया था जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स इन अ सर्कल ऑन एन ओपन फील्ड डांस करते हैं. तो देवजोत सिंह अगर इसका आंसर को बता पाए, एंड ईशु भारद्वाज, दर्पित, हर्षित, माधव में से कोई आंसर दे पाए. था आल्सो चौंका. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी चलेगा. वैसे थाबाल चौंगबा था. राइट है लव्या, करेक्ट है. थाबॉल चौंगबा, ये इनका जो है एक टिपिकल मित्ती डांस है, कॉल्ड थाबॉल चौंगबा. करेक्ट है. चलो वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और मेरा क्वेश्चन है आदित्य खुराना से. आदित्य खुराना ने अगर लास्ट क्लास अटेंड करी हो. एंड आयुष आहूजा से क्वेश्चन है मेरा. एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम तनिषा चोपड़ा. तो ये बताओ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 भी अगर बता दो तो बहुत बड़ी बात है. वैसे 1, 2 बता दो चलो. सो वेल, स्टूडेंट ने आंसर देना शुरू किया है. एंड अनुभव ने आंसर दिया है कि सुरभि ने आंसर दिया है. करेक्ट है. कुमुद, लव्या, सो ऑल आर गिविंग द आंसर. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे तो मार्च करंट अफेयर्स में न्यूज में आया कर्नाटक हुबली. एंड 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर लमसम इसकी लेंथ है. एंड सेकंड गोरखपुर है. करेक्ट. तो फर्स्ट कर्नाटक का हुबली, देन गोरखपुर, और बाकी आप लोगों ने शायद थर्ड भी एक स्टूडेंट ने दिया है आंसर. थैंक यू अबिल फॉर गिविंग द आंसर. एंड थर्ड है आपका कोल्लम, केरला. करेक्ट. सो दीज आर 1, 2, 3 लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म. गुड है जी, वेरी गुड. अच्छा, अब आप मेरे को इतना बताओ कि हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उज्जवल राय से मेरा क्वेश्चन है. एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम तनु. एंड
दिवजोत सिंह से। हमने क्यों डिस्कस किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट क्लास? यस, एनी आइडिया? सुरभि भी अगर चाहे तो आंसर दे सकती है इसका। ओके, सो कुमुद ने आंसर दिया है एंड लव्या ने आंसर दिया है करेक्ट। बिल्कुल आंसर सही है मेरे ख्याल से आप लोगों को, और बाकी स्टूडेंट भी आप लोगों से एग्री करेंगे। तनु ने भी बोला है कि सर यस, होस्ट मीटिंग थी वाराणसी में और टूरिज्म मिनिस्टर्स आपस में मिले, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया, वेरी गुड। और इसमें 8 मेंबर्स हैं और इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें रिसेंटली ज्वाइन हुए 2017 में। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, फिर आप मेरे को LIC के बारे में कुछ भी अगर आप जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ भी आपको आइडिया हो, निहारिका से मेरा क्वेश्चन है ये। निहारिका, कोई भी 1 या 2 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट यू नो अबाउट LIC? सो वेल, अनुभव ने आंसर दिया कि सर 1956। लव्य ने बोला गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड सुरभि ने भी आंसर दिया 1956, करेक्ट है। और हमने क्यों डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, ये तो स्टैटिक बात हो गई, चलो। तो परिधि कालरा अगर बता पाए, व्हाई वी डिस्कस इन करंट अफेयर्स मार्च LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वैसे मुझे याद है एक बार अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा था कि LIC में C स्टैंड्स फॉर क्या है, और वो शायद 25 lakhs का कुछ क्वेश्चन था, और C था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वेरी गुड भूमि। सिद्धार्थ मोहंती इसके अभी इंटरिम चेयरमैन बने हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं निहारिका से, उज्जवल से, उज्जवल राय से, यश आईफोन से एंड दर्पित और ईशु भारद्वाज से। हिंदुस्तान के 3 लिटरेचर के अवार्ड, यानी अगर आप बहुत ग्रेट राइटर हो और आपका ड्रीम होगा कि इन तीनों में से कोई एक अवार्ड मेरे को मिल जाए, अगर आप 1 2 3 में बता पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड सिमर जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, सिमर से पूछते हैं, मनस्वी सूद भी ज्वाइन कर रही हैं क्लास। सो यस, वेरी गुड अनुभव। ज्ञानपीठ, व्यास और सरस्वती। सो अनुभव तो आज पूरी फॉर्म में है शायद, एंड गिविंग दी ऑल करेक्ट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने, बिल्कुल सीक्वेंस में। लव्या तो खैर है ही आउटस्टैंडिंग। सो ज्ञानपीठ, व्यास एंड सरस्वती, वेरी गुड। तो ये 3 हमारे लिटरेचर के अवार्ड हैं, एंड आई थिंक परिधि कालरा, युविका, अनुभव, दिवजोत, कुमुद, ये दोनों एग्री करेंगे अनुभव और लव्या के आंसर से। तो वैसे हमने करंट अफेयर्स में क्यों डिस्कस किया था, युविका कुछ आइडिया है आपको? इफ यू अटेंडेड लास्ट क्लास, एंड अर्चना अरोड़ा एंड मिस्टर गुलाटी, व्हाई वी डिस्कस व्यास सम्मान? सो ज्ञान चतुर्वेदी, ओके। सो स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि सर ज्ञान चतुर्वेदी की वजह से हमने इनको डिस्कस किया था। इनकी एक नॉवेल थी, उसका नाम बता सकते हो उस बुक का? ओके लव्या, करेक्ट, पागल खाना। यस, वेरी गुड। एंड मिस्टर गुलाटी ऑल्सो गेव द आंसर। अर्चना अरोड़ा ने भी बोला पागल खाना, यस करेक्ट। सो पागल खाना इनकी बुक थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। और ये वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है क्या? दिवजोत, कुमुद, कुछ आइडिया है? जीतू, ये अवार्ड देता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको इसकी प्राइज मनी देती है? ओके, करेक्ट है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट है। सो लव्या ने भी आंसर दिया है एंड जीतू ने बोला है गवर्नमेंट, तो बिल्कुल मेरा निशाना सही लगा है। मेरा क्वेश्चन को एक आधा गलत देते तो मुझे लगता है कि मेरा पूछना सार्थक रहा, क्योंकि इसको करेक्ट करना, करेक्ट हुआ वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन से, तो वो कंफ्यूजन उसकी दूर हुई। तो के बिरला फाउंडेशन इसका राइट आंसर है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि उपनिषद, टोटल उपनिषद कितने हैं, और हमने उपनिषद की चर्चा, व्हाई वी डिस्कस उपनिषद, ये उपनिषद इतना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हमने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में क्यों डिस्कस किया? ओके, तो स्टूडेंट स्टार्टेड टू गिव द आंसर, एंड आदित्य खुराना से वैसे मेरा क्वेश्चन था ये, और अगर वो आंसर दे तो आई फील वेरी हैप्पी। बट अदर स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर, सर 108 जो है वो टोटल उपनिषद है, एंड ड्यू टू मुंडक उपनिषद, भूमि गुप्ता और लव्या ने शायद आंसर दिया है कि सर एक बुक आपने डिस्कस की थी, मुंडक उपनिषद बाय करण सिंह, करेक्ट है, वेरी गुड। एंड ठीक है, करण सिंह की बुक है, और जो राजा हरि सिंह के बेटे थे, हरि सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत के लास्ट नवाब माने जाते हैं। उसके बाद वहां पे फिर वो CM और ये सब सिस्टम शुरू हो गया। क्षितिज, क्षितिज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी क्षितिज ज्वाइन कर रहा है क्लास। चलो ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, सत्यमेव जयते हमने कहां से अडॉप्ट किया? ये हमारा नेशनल सेंटेंस, सत्यमेव जयते, एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम कश्मीर।
and Surbhi and Abil. Yes, any idea? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है वही मुंडक उपनिषद फ्रॉम वेदास, नहीं भूमि। हमने डिस्कस किया था कि मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते हमने लिया है, राइट। और वेदों में हमने सोसाइटी का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सतीश कौशिक ग्रेट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। आप मेरे को बता सकते हो कि इनकी डायरेक्ट फर्स्ट मूवी कौन सी थी जो बहुत ही सुपर डुपर फ्लॉप थी? आदित्य खुराना, जिया एंड जीतू से मेरा क्वेश्चन है ये। द सुपर डुपर फ्लॉप मूवी बाय सतीश कौशिक, and recently he passed away. That's why we discuss in the class of March current affairs. So was it? ठीक है, जीतू ने आंसर दिया राजा की चोली। वैसे ये रूप की रानी चोरों का राजा थी मूवी, जो जीतू ने एक नई मूवी बता दी है यहाँ पर चैट सेक्शन पे। तो मुझे लग रहा है कि जीतू ने शायद या तो क्लास अटेंड नहीं करी है, अगर करी है तो शायद थोड़ा बिजी होंगे कहीं पर, उसको ऑनलाइन ऑन करके। चलो ठीक है, डन, आगे चलते हैं। एंड लास्ट 3 क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम मार्च करंट अफेयर्स। आप मेरे को ये बताओ, लिटरेसी रेट में सबसे खराब स्थिति किसकी है? जैसे जीतू ने ये खराब आंसर दिया है, उसी तरह की स्थिति एक स्टेट की है, और वो स्टेट भी लिटरेसी में उसका भाई हाथ टाइट है, जैसे जीतू का जीके में हाथ टाइट हो रखा है करंट अफेयर्स मार्च में। सो वेल, यस, ओके, करेक्ट है, राइट आंसर है बिहार। आप लोग इसका आंसर बता रहे हो, तो निष्ठा ने भी आंसर दिया है। वैसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था अबिल और अर्चना अरोड़ा से, और राइट आंसर है बिहार। बिल्कुल डन। सो बिहार का लिटरेसी रेट बहुत खराब है, एंड सबसे अच्छा केरला। फिर आप मेरे को ये बताओ कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? युविका, द पॉल्यूटेड सिटी, युविका, यश एंड हर्षित एंड श्रेयस, सुभाष। आई थिंक इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करी है सुभाष जी ने। सो वेल, एनी आइडिया द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? और उसमें इंडिया की कोई सिटी जिसकी रैंक हो फर्स्ट या फोर्थ या थर्ड? ओके, वेरी गुड भूमि। एंड लव्या ने भी आंसर दिया है कि दिल्ली की रैंक है सर फोर्थ, एंड युविका, बाकी स्टूडेंट कुमुद ने बोला है कि सर दिल्ली। बिल्कुल, तो लाहौर फर्स्ट है एंड दिल्ली की रैंक है फोर्थ, करेक्ट है। सो एंड लास्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आप मेरे को ये बताओगे कि नेशनल पार्क्स ज्यादा हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन दोनों में से कौन मैक्सिमम है इंडिया में? भूमि खन्ना, कनिष्क, उज्जवल, निष्ठा एंड हिति से मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट गिविंग द आंसर सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ज्यादा है, और नेशनल पार्क तो मेरे ख्याल से 106 हमने डिस्कस किए थे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 567 है, करेक्ट है, वेरी गुड लव्या। सो 567 जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। और इतना मेरे को बता दो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कंट्री कौन है? लास्ट क्वेश्चन, निष्ठा से, यश से, सुरभि से एंड तनिषा चोपड़ा से। तनु भी इसका आंसर बता सकती है। सो वेरी गुड। सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक का जो थ्रेट है वो अफगानिस्तान में है, और चूंकि तालिबान से टेक ओवर किया है इसी वजह से। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। एंड ये जो भी हम लोग टाइम कंज्यूम करते हैं ना अपनी क्लास में, ऑलवेज फर्स्ट 15-20 मिनट्स ये बहुत क्रूशल होते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और एक कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज बढ़ता है, एनहांस होता है स्टूडेंट का, जब आप चैट बॉक्स में आंसर लिखते हो ना, तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि चलो अभी मैं क्लास के बाद ना भी पढूं तो भी मेरी जीके जो है ना वो क्लास में ही कंप्लीट हो गई। मैं जब पढ़ता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि कुछ ऐसा हो कि क्लास में ही इतना अच्छे से रिवीजन हो जाए कि मुझे बाद में ना नोटबुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए फिर मुझे ये फंडा ठीक लगा कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज क्लास में कर लिया जाए, ताकि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े इसको रिवाइज करने के लिए। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको मार्च करंट अफेयर्स के जो कुछ न्यूज रह गई वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम नवंबर पर आते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर मेरे को गाइड कर दो कि हम मार्च करंट अफेयर्स में हम लोग कहाँ तक आ गए थे। Sir, we discussed about Deepak Mohinty appointed as chairman of Pension Fund Regulatory ओके, and Development Authority. ओके, थैंक यू लव्या।
सो ठीक है, हम उसके आगे चलेंगे। फिर अभी देखते हैं हमारे कितने पॉइंट्स इसमें रिमेनिंग है। वैसे ज्यादा शायद बचा नहीं है इसके अंदर मार्च में। सो ग्लोबल टेररिज्म, वर्ल्ड हैप्पीनेस हमने डिस्कस किया था, फिनलैंड और इंडिया की रैंक 125। सो और फिर उसके बाद ये मैंने आपको बिल्कुल बताया था जो घूमने लायक प्लेस है, एक जोत जो है ज्वाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने आरबीआई का डाटा सेंटर भी डिस्कस किया था और इनकम टैक्स, ठीक है। पीएफआरडी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पीएफआरडी भी डिस्कस हो चुका था, है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा इतना बता दूं कि हाँ, वैसे गवर्नमेंट ने पेंशन कब से बंद कर रखी है? कब से पेंशन को इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार अब बंद करते हैं और इन्हीं का पीएफ जोड़कर विद इंटरेस्ट इनको देते हैं। लेकिन आर्मी में भी पेंशन हमने नहीं बंद करी, क्योंकि आर्मी तो खैर एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और देश के लिए ये लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसलिए उनके लिए पेंशन अभी ओके है। तो हर्षिदत्त भी आंसर दे रहे हैं एंड आई फील वेरी हैप्पी। सो करेक्ट है आप सभी का आंसर 2004। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सो अब हमारी जो कुछ न्यूज यहाँ पे रह गई, उसमें एक न्यूज है हमारी, नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं राम सहाय प्रसाद। सो वेल, अब चूंकि नेपाल की बात कर रहा हूं तो मेरा एक क्वेश्चन तो ये पूछना बनता ही है। और ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट से जो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने पहली बार क्लास अटेंड करी है। मान्या शर्मा से मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मान्या आप मेरे को बताओ। सो मान्या शर्मा, आप मेरे को ये बताओगे कि नेपाल की कैपिटल क्या है, कुछ आइडिया हो आपको? और नेपाल इंडिया के कौन से स्टेट को टच करता है ज्योग्राफिकली? अगर मैं इंडिया का मैप देखूं तो नेपाल की क्या कंडीशन है और कौन से? ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्टेड टू गिव द आंसर कि सर जो कैपिटल है वो तो है काठमांडू। यस, वेरी गुड तनिषा, रिया शर्मा, मनस्वी सूद, काठमांडू, है ना। और पशुपति शिव का मंदिर भी है यहाँ पे, टेम्पल बड़ा फेमस है लॉर्ड शिवा का। जैसे हमारे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है लॉर्ड शिवा के, ऐसे एक पशुपति नाथ का टेम्पल है और बहुत फेमस है ये नेपाल में। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि नेपाल जो है वो टचिंग किसको है? वैसे मैं इसे बाद में दिखाता हूँ मैप को, पहले आप लोगों से पूछ लूं। ओके, सो भूमि गुप्ता ने आंसर दिया कि सर सिक्किम को टच करता है। लव्या ने बोला उत्तराखंड एंड सिक्किम। ठीक है, कोई और स्टूडेंट कुछ तुक्का अगर लगाना चाहे? आयुष आहूजा, अबिल, आदित्य, आदित्य खुराना, अनुभव में से कोई इसका आंसर बताना चाहे? और लव्या ने बोला है बिहार और यूपी को भी टच करता है। अच्छा, एक जोत सिंह ने बोला यूपी। चलो देख लेते हैं, तो फिर इंडिया का मैप खोलते हैं और देखते हैं कि आप लोग को कितना कमांड है स्पेशली ये सेक्शन पर। तो वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों के साथ। ये है नेपाल, बिल्कुल। तो नेपाल अगर मैं देखूं तो ये है आपका उत्तराखंड को टच कर रहा है एंड यूपी को टच कर रहा है, बिल्कुल। बिहार को टच कर रहा है, करेक्ट है जी। वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है और सिक्किम को भी टच कर रहा है। तो उसका मतलब नेपाल इंडिया के 5 स्टेट्स को टचिंग है, करेक्ट। तो अगर आप देखो तो ये पूरा एक तरह से अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा ये आर्च जो है ये पूरा है ना, हाफ मून टाइप ये बना हुआ है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, किसी ने यूपी, किसी ने बिहार, तो सबने रल मिल के जयकारा लगा दिया। तो अगर तुम लोग सब इकट्ठे मिलके एग्जाम दोगे तो निकल जाएगा। सो तनु चौधरी को भी समझ में आ रहा होगा एंड शी इज ज्वाइनिंग। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो काम की बात बस इतनी है कि राम सहाय यादव जो है वो अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन ना कम आता है एग्जाम में, या तो प्रेसिडेंट या पीएम अगर कोई नेपाल का बना होता तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ कि न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मुझे आपको नेपाल के साथ, नेपाल के बारे में थोड़ा नेपाल का मैप दिखाना था, इस वजह से मैंने ये न्यूज उठाई, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल हार्ट में, दिल में बसा लो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सरस्वती सम्मान। तो मार्च में मैंने आपको दोनों ग्रेट अवार्ड्स बता दिए, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो इस बार का सरस्वती सम्मान तमिल राइटर शिवा सनकरी टू बी अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान फॉर 2022। अब बात यह है कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और एक तमिल राइटर है
सरस्वती सम्मान फिर से वही, जैसे मैंने आपको बताया था कि के बिरला फाउंडेशन, ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है, और ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंडियन लिटरेचर में थर्ड नंबर पे माना जाता है ज्ञानपीठ व्यास एंड सरस्वती, के बिरला फाउंडेशन अगेन इस अवार्ड को देती है, और इस बार का तमिल राइटर शिवा सनकारी को मिला, करेक्ट। उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए काफी अच्छी बुक्स और नॉवेल्स इन्होंने लिखी, तो इसको आप जरूर प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट एयरपोर्ट्स की। तो वैसे बेस्ट एयरपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2023, करेक्ट। सो बहुत सारी कैटेगरीज को में ये चेक करते हैं कि मतलब वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस एयरपोर्ट में। और वैसे चांगी जो है ना सिंगापुर का एयरपोर्ट, इसको मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, हर साल ज्यादातर जनरली जो है यही टॉप पे रहता है। और अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा सा रैंक उसकी पीछे रहती है। वैसे अगर आप देखोगे तो दोहा जो है, दोहा टुक सेकंड प्लेस इन द ग्लोबल रैंकिंग एंड वन 3 टॉप अवार्ड्स फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग। मतलब अलग अलग कैटेगरीज में इसको बेस्ट अवार्ड मिला, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में, ओवरऑल सर्वे में दोहा का एयरपोर्ट जो है वो सेकंड नंबर पर है। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोक्यो जो जापान की कैपिटल, उसका एयरपोर्ट है हैनेडा एयरपोर्ट, वाज रैंक थर्ड ग्लोबली, करेक्ट। तो एटलीस्ट ये आप रखना याद। और सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ। तो कोई बात नहीं, आपको 2, 3, 4 अगर नहीं याद करना तो छोड़ दो, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नाम आपको ये याद हो, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि इंचियोन एयरपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री का है, तो उसका आंसर था सियोल, राइट। वैसे कुछ आइडिया है सियोल कहाँ पर है? ये सियोल है किसकी कैपिटल है? तो ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं साक्षी शर्मा और हर्षित से एंड आयुष आहूजा, यस एबल करेक्ट है। कनिष्क, युविका, आप लोगों के आंसर एक ज्योत और मान्य शर्मा। साउथ कोरिया करेक्ट है, साउथ कोरिया की कैपिटल है, वेरी गुड सुरभि। साउथ कोरिया की कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया की सियोल, और सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट रैंक फोर्थ ग्लोबली, करेक्ट है, गुड वन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट। अब उसके बाद ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च है, थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे था और इंडिया की रैंक 125 थी, ये हमें सर्वे याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड वाटर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी कैच द रेन वाटर, हमने वो योजना भी डिस्कस की, और 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते ही हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है, अगर आपको कुछ आइडिया हो, कुछ आइडिया है किसी को? मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वैसे, आदित्य खुराना, अनुभव एंड युविका से, उज्जवल राय और उज्जवल दोनों से, शहीद दिवस हम लोग किसकी मेमोरी में, किसने सेक्रीफाइस किया देश के लिए, और हम उनको होमेज देते हैं हर साल। तो तशमीत और कनिष्क ने आंसर दिया है सरदार भगत सिंह, और मान्य शर्मा भी एग्री हैं इस आंसर से, रिया शर्मा भी एग्री करती हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से करेक्ट है आप लोगों के आंसर, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। 23 मार्च, 23 मार्च 1931, राइट, इनकलाब जिंदाबाद। तो सुखदेव, राजगुरु एंड सरदार भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ हैंग किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन्होंने गोली मारी थी किसको? सैंडर्स को, जिसने लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए साइमन कमीशन के समय, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था सर्वे करने इंडिया का कि वो खुश है या नहीं, और वो हमसे नहीं पूछ रहा था, वो ब्रिटिश ऑफिसर से ही पूछ रहा था। तो हमें गुस्सा आया, इसलिए हमने स्लोगन दिया उस समय, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब साइमन कमीशन आया ना इंडिया, तो वो अलग अलग स्टेट्स में जाके ना मूव कर रहा था। तो जहां भी वो जाता था हम लोग ब्लैक फ्लैग लेके प्रोटेस्ट करते थे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर, मतलब हमेशा मॉब उसको मिलती थी। तो लाहौर की बात है, साइमन कमीशन की गाड़ी जा रही थी, पीछे एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस की जीप,
तो हुआ क्या, अब आपको पता ही है ना, भीड़ में कुछ शरारती लोग होते हैं जो पीछे खड़े होते हैं और आगे वालों को बोलते हैं आगे बढ़ो। अब भीड़ यहाँ पे खड़ी थी बैरिकेड्स में ब्लैक फ्लैग लेके, ये साइमन कमीशन की वाइट एम्बेसडर, और ये पीछे दो पुलिस की जीपें चल रही थी। अब किसी ने पीछे से आवाज लगा दी आगे बढ़ो, और ये पीछे वाले ना आगे वालों को धक्का भी देते हैं। अब पीछे से धक्का आया, अब ये भीड़ बैरिकेड तोड़ के आगे आ गई सड़क पे। फिर पीछे से किसी ने बोल दिया गाड़ी को घेर लो गाड़ी को। अब भीड़ ने गाड़ी घेर ली। फिर किसी ने पीछे से भीड़ में बोल दिया गाड़ी को मुक्के मारो मुक्के मारो। अब लोगों ने मुक्के मारने शुरू कर दिए। अब इसी भीड़ में लाला लाजपत राय भी खड़े हुए थे बेचारे, वो भोले भाले से लीडर। किसी ने उनका नाम लेके बोल दिया लाला लाजपत राय जी बोनेट पे चढ़ जाओ गाड़ी के। लाला लाजपत राय जी बोनेट पे चढ़ गए। अब बोनेट पे चढ़ के फिर किसी ने पीछे से बोल दिया विंडशील्ड पे मुक्के मारो मुक्के। अब ये बेचारे बैठ गए बोनेट पे और ये मुक्के मारने लगे। सामने ड्राइवर विंडशील्ड पे, बैक सीट पे साइमन बैठा हुआ है। अब जब पुलिस वालों ने देखा कि गाड़ी घिर गई तो पुलिस वाले उतरे लाठी लेकर। अब देखो भीड़ कितनी चालाक होती है। ये भीड़ ने यहाँ से देखा ये पुलिस वाले आ रहे हैं, ये भीड़ यहाँ से गायब, भाग गए ये सब। इस तरफ वाले लोगों ने देखा पुलिस वाले इधर से आ रहे हैं, ये भी गायब। अब लाला लाजपत राय जी बॉनेट पे बैठे हुए, इनको किसी ने बोला नहीं कि लाला लाजपत राय जी भागो पुलिस आ रही है। और जो लोग पीछे खड़े थे यहाँ पे नारे लगा रहे थे, इन्होंने देखा ये भी भाग रहे, ये भी भाग रहे, ये भी भागे। अब लाला लाजपत राय जी बेचारे चौकड़ी मार के बॉनेट में बैठे मुक्के मार रहे हैं। पीछे पुलिस वाले आए, उन्होंने घेर लिया। अब लाला लाजपत राय जी को उन्होंने बोला भाई साहब इधर पीछे। लाला लाजपत राय ने पीछे देखा सारे पुलिस वाले। तो फिर वो लाठी चार्ज हुआ और उनके सर पे लाठी लगी। सो फैटल लाठी ब्लो वाज डेल्ट ऑन लाला लाजपत राय एंड ही पास्ड अवे। तो एक बड़ी सीरियस इंजरी उनको सर में आई, चोट लगी उनको और उनकी डेथ हो गई। तो ये जो सरदार भगत सिंह है उन्होंने प्लेज ली कि जिसने ये गोली चलाने लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए थे ना उसको गोली मारेंगे। तो वो सांडर्स ऑफिसर था जिसने बोला था कि लाठी चार्ज करो भीड़ पर, तो उसको इन्होंने गोली मारी। और उस केस में ये लोग तीनों को फांसी की सजा हुई, सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। सो 23 मार्च 1931 शहीद दिवस। तो ठीक है, आप ये एटलीस्ट 2 डेज तो खैर बहुत ही फेमस हैं, बहुत बार 10 years के एग्जाम में आए हुए हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे आते हैं। हाँ, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एंड अगर मैं ये पूछूं, और ये मैं पूछूं तनु चौधरी और तनिषा चोपड़ा से कि ब्रिक्स में एस स्टैंड्स फॉर, तनिषा, तनु, क्या मेरे को बता सकते हो कि ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है? ओके, सो तनिषा और तनु तो बिल्कुल एकदम वेरी फास्ट, शायद इनको पता ही था कि गुरुजी ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही दोनों के आंसर आ गए सर, साउथ अफ्रीका करेक्ट है। तो कई बार ना स्टूडेंट को कुछ चीजें इतनी रट जाती हैं कि क्वेश्चन पूछते ही उसका आंसर आ जाता है। वेरी गुड, करेक्ट है। सो साउथ अफ्रीका है ना। अब बात ये है कि ब्रिक्स की ना एक बार कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये आपस में बैठे हुए थे, इनकी मीटिंग चल रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तब मनमोहन सिंह जी बेचारे चुपचाप सीधे साधे इंसान, उन्होंने एक मूवी देखी थी मैं चुप रहूंगा। पता नहीं उनको क्या ग्रहण लगा, 2004 के बाद जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे साइलेंट मोड पे चले गए कि बोले ही नहीं 10 साल। तो ब्रिक्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, वो ये अटेंड कर रहे थे, सब मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, ये बेचारे एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। तो पता नहीं एकदम डिस्कशन चल रहा था, अचानक एक आवाज आई पीछे से कि ब्रिक्स बैंक बनाओ बैंक बनाओ। तो सबने देखा भाई साहब किसने बोला है ये बात। तो देखा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछा आपने बोला क्या कुछ? मनमोहन सिंह ने कहा यस। तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी बात, कहने लगे यार बताओ, बंदा कम बोलता है लेकिन जब भी बोलता है सॉलिड बोलता है। तो तब इन लोगों ने डिसाइड करा कि यार मनमोहन सिंह जी सजेशन दे रहे कि क्यों ना हम बैंक बनाए अपना, सभी हम मेंबर्स मिलके। भाई जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक किसका बैंक है? वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज का, जैसे यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो ये पैसा डालते हैं, लोन देते हैं लोगों को, कंट्रीज को, और इंटरेस्ट खाते हैं। तो क्यों ना हम भी बैंक बनाए। तो ये बात सजेशन मनमोहन सिंह जी ने दिया था। तो ब्रिक्स के कंट्रीज के हेड ऑफ नेशन ने सोचा कि चलो बैंक बनाते हैं, और फाइनली फिर बाद में बैंक भी बनाया इन लोगों ने। तो इसमें ब्रिक्स में ये तो है ही मेंबर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में।
राइट, मतलब चाइना में इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का। तो अभी इस बैंक में एक नया मेंबर जुड़ने वाला है, यानी इन सब ने मिलकर अपना पैसा डाला है। तो इजिप्ट भी कह रहा है कि मेरे को भी पार्टनर बना लो इस बैंक पे, मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, और हम सब मिलके लोन बांटेंगे और इंटरेस्ट खाएंगे। तो ब्रिक्स बैंक में अभी नया मेंबर, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ब्रिक्स बैंक में नया मेंबर कौन है? इजिप्ट। करेक्ट। वैसे कोई इजिप्ट की कैपिटल बता सकते हैं? इजिप्ट की कैपिटल क्या है? यश, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? एंड रिया शर्मा, साक्षी अग्रवाल, साक्षी शर्मा, सिमर, सिमर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है क्लास में। सो अगर इनको कुछ आइडिया हो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ओके, सो भूमि गुप्ता ने आंसर दिया, बट यश ने बोला नो आइडिया। अनुभव और युविका, तनु चौधरी, मान्या शर्मा ने आंसर दिया बिल्कुल, कायरो। राइट, सो कायरो जो है वो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और मिस्र, इजिप्ट आपको पता ही है, बहुत फेमस है अपने ममीज के लिए, है ना, और वो मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड की, मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3। करेक्ट है, चलो बढ़िया। सो वेल, आगे बढ़ते हैं। तो इजिप्ट जो है वो ज्वाइन करेगा ब्रिक्स बैंक को। नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, एक ये पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट है, इंडिया की रैंक 144 है, टॉप्ड बाय यूएई। ये मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करूंगा अप्रैल में, क्योंकि इसका एक नया सर्वे आ चुका है, तो इसलिए अभी इस न्यूज को यहाँ पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एसोचैम। अभी एसोचैम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ निष्ठा और परिधि कालरा से। हमारे यहाँ पर कुछ आइडिया है आपको, स्टील सिटी के नाम से कौन सी जगह फेमस है? इंडिया में कौन सा शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टील सिटी, इस्पात नगरी? कनिष्क, क्षितिज, निहारिका, निष्ठा, जमशेदपुर। ओके, लव्या, मिस्टर गुलाटी, तनिषा चोपड़ा, करेक्ट है। सुरभि और मान्य शर्मा ने भी आंसर दिया जमशेदपुर, यस करेक्ट है। तो जमशेदपुर आपको पता ना, जमशेद जी टाटा उनका नाम था, और उनके नाम पे ही जमशेदपुर पड़ा, झारखंड में ये सिटी है। और सबसे पहला हमारा स्टील प्लांट टिस्को, अगर आपने शायद कभी नाम सुना हो, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, राइट, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को, 1907। तो मैंने तो अपने टाइम में जब मैं याद करता था तो मैं ऐसे ही करता था, टिस्को, टिस 1907। सो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसको स्टैब्लिश किया। तो ये उस जमाने के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कब के? जब हिंदुस्तान में, मतलब आप देखो कि जब हम गुलाम थे, कॉलोनीज थे, ब्रिटिश टाइम की ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इनको ब्रिटिश टाइम पीरियड में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे अभी तो आप देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतना हेल्प करती है कि ब्लेम लग जाता है कि ये सूट बूट की सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्टों को फेवर करती है। लेकिन उस समय आप सोचो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके साथ कितना भेदभाव करती होगी। जैसे इनको अगर लोन चाहिए तो नहीं मिलता था, कोई जॉनसन को लोन चाहिए तो उसको मिल जाता था। तो तब हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने मिलकर कुछ ग्रुप बनाए थे, यानी अपनी बात रखने के लिए। तो कहते हैं कि उस समय एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये उस समय का ग्रुप है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आप याद रखना, एसोचैम का जो टाइम पीरियड है वो है 1920 के आसपास एसोचैम की फॉर्मेशन हुई थी। तो आप समझ गए एसोचैम का पर्पस क्या था। हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपना एक ग्रुप बनाया ताकि हम ग्रुप के थ्रू अपनी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाएंगे कि हमें भी लोन दो, हमें भी जमीन दो, हमें भी प्लांट्स लगाने हैं, हमें भी अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है। तो ये उस टाइम का ग्रुप है। तो अभी इसका प्रेसिडेंट जो है अजय सिंह अपॉइंट हुआ, और आज भी ये कंटिन्यू है। तो ये एसोचैम, और सबसे पहले सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 1895 में बना था। मतलब उससे पहले ये ग्रुप बना चुके थे, फिर एसोचैम इन्होंने बनाया, थोड़ा और मॉडिफाई किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक ग्रुप और बनाया, फिक्की का नाम अगर आपने शायद सुना हो, कभी आपने सुना होगा फिक्की ऑडिटोरियम, ये बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के पास है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये उस टाइम के इंडियन इंडस्ट्रिस्टों के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ग्रुप थे। यानी आज इन फ्यूचर आप में से लव्या,
मनस्वी, मान्या शर्मा, निहारिका, निष्ठा, ये जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास के, युविका, यश, उज्जवल, तनु, तनिषा, ये इन फ्यूचर आप लोग बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हो, बिजनेस टाइकून, बिलियनायर, ट्रिलियनायर आप बनते हो इंडिया के। तो आपको इन तीनों की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आज हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इनका मेंबर है। तो भारत सरकार आज इनसे डिस्कस करती है ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी। बजट जब बनता है तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का ग्रुप है। करेक्ट। तो खैर मेरे को आपको एसोचैम बताना था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अजय सिंह अभी अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट एसोचैम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? तनु, उज्जवल, यश, युविका, निहारिका, मान्या, मनस्वी, लव्या, क्षितिज, कनिष्क, जीतू, जिया, ईशु भारद्वाज, ईशान राणा, हिति, मिस्टर गुलाटी, करेक्ट है? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? ओके, थैंक यू युविका, थैंक यू लव्या, थैंक यू यश। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू इकजोत। अब करते हैं, देखते हैं और आगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्च करंट अफेयर्स में। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डन। तो हमारा मार्च करंट अफेयर्स पैक हो गया। तो ये था हमारा मार्च करंट अफेयर्स। मैंने नोट्स शेयर कर दिए मैम के साथ ऑलरेडी, राइट? और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको अपलोड कर दिया है। अगर किसी आपके किसी फ्रेंड की क्लास आज की मिस हो गई हो या कल की, तो आप उसको बताना, वो वहां पे यूट्यूब पे जाकर उसको देख लेगा, वॉच कर लेगा लेक्चर, राइट? पुनीत भाटिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैम के साथ भी मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए और रिकॉर्डिंग भी लास्ट क्लासेस की। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं नवंबर करंट अफेयर्स पे, मूव करते हैं। सो वेल, नवंबर करंट अफेयर्स में मैंने आपके साथ ये कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कल क्लास में, जब जस्ट स्टार्ट किया था हमने। एक उद्घाटन समारोह सेरेमनी थी हमारी नवंबर की, जिससे मैंने आपसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको रिमेम्बर हो। उसके बाद मैंने आपसे ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, ब्राजील और इजराइल से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने अरुणाचल प्रदेश का नया एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ, वो हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट न्यूज तो वही है जो हमने एमसीक्यू में डिस्कस कर ली, कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सोच रही है कि मैं लॉन्च करूं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और हर स्टेट की वैसे ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कि आपको वही फॉलो करना है जो स्टेट बोलेगा। आपका अपने फेथ, अपने बिलीफ क्या है, वो आपको किसी कॉमन प्लेस में उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि फिर आप करोगे फिर दूसरा कहेगा मैं भी करूंगा, तो बड़ा जरा जिसे कहते हैं ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है स्टेट को रन करने में, है ना? तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मानता है कि भाई आप वही फॉलो करो जो स्टेट ने रूल बनाया है। लेकिन हम थोड़ा सा ना सॉफ्ट कंट्री हैं, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लॉन्च नहीं करा, क्योंकि हमें लगता है यार करेंगे तो खामखा हो सकता है कोई इशू हो जाए। जैसे कल को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई मुस्लिम महिलाओं को कि आप बुर्के में नहीं आओगे, तो हो सकता है भाई वो समाज नाराज हो जाए। या सिख को बोला जाए कि आप टर्बन नहीं बांधोगे, या हिंदू को बोला जाए कि आप तिलक लगा के स्कूल कॉलेज में नहीं आओगे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ इस तरह के नॉर्म्स बनाए जाएंगे जो मतलब सबको फॉलो करने होंगे, और इस तरह से भी थोड़ा बनाया जाएगा कि किसी की भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। तो थोड़ा सा ना सेंसिटिव इशू है, और इंडिया जैसे कंट्री में इसको लॉन्च करना अपने आप में बड़ा टफ टास्क है, समझ जाओ आप, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ पे हर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फेथ और बिलीफ है। हाँ, हमारा जर्मनी और यूरोपियन कंट्री होता है जहाँ 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाओ 90% जनता उसको फॉलो करेगी, एक जैसी जनता है। इसलिए तो गुजरात ये कदम उठा रहा है, तो बड़ा डेयरिंग स्टेप होगा, देखेंगे क्या होता है गुजरात में, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, चलो खैर। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जब इनकम टैक्स की अगर बात चली है, तो कोई मेरे को बताएगा कि इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है?
जैसे आप दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने इनकम टैक्स फाइल करा होगा अगर आप जॉब करोगे इन फ्यूचर, तो वो जो आपने इनकम टैक्स पे किया वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया, अरविंद केजरीवाल की पॉकेट में गया, या नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? तो एक ज्योत और दिव्यज्योत से मेरा क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी दे चुके हैं इसका आंसर, कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। करेक्ट है, बिल्कुल। हर्षित ने भी बोला और तनिषा चोपड़ा ने भी बोला और युविका ने भी बोला, बिल्कुल। तो करेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आता है। अच्छा, वैसे डायरेक्ट टैक्स है दर्पित गुलाटी, मिस्टर गुलाटी, कनिष्क, जीतू, जिया, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स। ओके, सो मान्या शर्मा, साक्षी शर्मा, भूमि गुप्ता, दर्पित, तनिषा, दिवजोत, युविका, लव्या और भूमि खन्ना, ये सब आंसर दे रहे हैं कि सर ये डायरेक्ट टैक्स है। तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर कि बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स है ये, क्योंकि भाई मैंने कमाया तो मेरी इनकम के ऊपर ही टैक्स लग गया और मैं ही पे कर रहा हूँ, है ना। तो केंद्र सरकार को डायरेक्ट मैं पे कर गया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स की न्यूज पर कि क्यों न्यूज में है ये पॉइंट। सो पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी हरित आयकर इनिशिएटिव लिया है, माइक्रो फॉरेस्ट। तो इन्होंने ये बोला है कि जहां जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है ना ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे हम छोटे छोटे प्लांट्स, माइक्रो फॉरेस्ट लगाएंगे, ताकि हरित आयकर, यानी हमारे आसपास हरियाली रहे और हम लोगों के जो एम्प्लॉयज हैं उनको पोल्यूशन को का जो है सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, माइक्रो फॉरेस्ट एक नया कॉन्सेप्ट है जो आजकल आ रहा है, कि कोई डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर लेता है कि हम अपनी बिल्डिंग के आसपास फॉरेस्ट और प्लांट्स लगाएंगे, तो इसको माइक्रो फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये अभी स्टार्ट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। तो ठीक है, बस इतनी सी बात, बाकी कुछ खास बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क। तो मैं पहले आपको ये इमेज दिखा दूं। अब इस इमेज को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या। देखो आप, कितना ब्यूटीफुल पार्क है ये, और आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है टूरिज्म को भी बड़ा प्रमोट करेगा। लेकिन मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा अबिल आदित्य खुराना से, अर्चना अरोड़ा से और सिमर से पूछ लेते हैं। सिमर को अगर कुछ आइडिया हो, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज माय क्वेश्चन, राइट? हैदराबाद। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल इन्होंने बताई है हैदराबाद, और मैं बहुत ही टेंशन में आ गया हूँ ये आंसर देखकर। ओके, सो अदित खुराना, ईटा, ईटानगर, सुरभि ईटानगर, मान्या, भूमि, युविका, करेक्ट। तो आप सब बिल्कुल सही, सिमर ने भी आंसर दिया एंड आई फील वेरी हैप्पी। करेक्ट है, सो ईटानगर इज द कैपिटल, एंड हैदराबाद तो तेलंगाना की कैपिटल है। हाँ, मैं तब भी मान लेता, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, अगर आप विशाखापट्टनम या अमरावती बताते तो मैं सोचता कि शायद आपने अरुणाचल को आंध्र प्रदेश समझ लिया, लेकिन आपने हैदराबाद बोला, वो तो तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ना एक एक्वा पार्क बना रहा है, और उस एक्वा पार्क में क्या होगा कि यहाँ पे आप अंदर आओगे, ये पूरा पार्क है और यहाँ पे आप फिशेस को देखोगे। तो अलग अलग कैटेगरीज की फिशेस यहाँ पे दिखाई जाएंगी, और ये फर्स्ट फिश म्यूजियम होगा जिसमें आपको सारी फिशेस को दिखाया जाएगा। और ज्यादातर वैसे जो जो वहाँ के उस समय के वो है ना, फार्मर्स हैं या जो फिश कैचर्स होते हैं, उनको थोड़ा और एजुकेट करने के लिए कि ये वैरायटी है फिश की, इसकी क्या खास बात है, तो वो थोड़ी सी फुल नॉलेज आपको दी जाएगी। करेक्ट, तो जो लोग फिश का बिजनेस करते हैं या इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फिश की, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी समझने में। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको समझाएंगे फिश की मेंटालिटी, और किस फिश को कहाँ पे यूज करा जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा, फिश से एक ऑयल भी बनता है जो आइस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुछ मेडिसिन होती है जिसमें फिश से रिलेटेड एक ऑयल होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, तो ये म्यूजियम इंडिया का पहला म्यूजियम है ये, वो बनने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम, और कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट, तो ठीक है, इतना बात इंपॉर्टेंट थी। बाकी अभी आप मेरे को ये बता दो कि अरुणाचल प्रदेश, शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है क्या? किसी बाहर की के कंट्री को टच कर रहा हो, या वो इंडिया के स्टेट्स को ही टचिंग है?
सो इकजोत से मेरा वैसे क्वेश्चन है ये, एंड लव्य ने बोला कि सर म्यांमार से। ओके ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आप लोग ये आंसर दे रहे हो और कुछ कंफ्यूजन है तो इंडिया का मैप खोल लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे अगर मैं देखूं इंडिया का मैप, तो देखते हैं, चेक करते हैं, आप लोग भी देख लो कि आप लोग सही हो या गलत। तो वैसे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है कि सर म्यांमार को भी टच कर रहा है। तो आप देखो ना, ये पूरा व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो ना, ये पूरा म्यांमार है, ये पूरा सेक्शन। और अरुणाचल प्रदेश देखो इस यहाँ पे टच कर रहा है। और इधर अगर आप देखोगे तो भूटान, तो दो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है अरुणाचल प्रदेश। यानी अगर आप देखोगे तो इधर लेफ्ट साइड पे भूटान, मेरे मेरे लेफ्ट साइड पे भूटान, और मेरे राइट हैंड साइड पे म्यांमार, जो पहले बर्मा था। ठीक है, करेक्ट। चलो ठीक है, वैसे बर्मा इंडिया से सेपरेट कब हुआ था, मैंने आपको बातों बातों में ना एक क्लास में बताया था कि बर्मा पहले हिंदुस्तान का पार्ट था, इसकी कैपिटल थी रंगून, और ब्रिटिशर्स ने इसको सेपरेट कर दिया था। तो और फिर बाद में बर्मा आज म्यांमार के नाम से फेमस है। तो ये क्वेश्चन मैं उज्जवल से पूछूं तो उज्जवल ने तो आंसर दिया 1937। अच्छा, और उज्जवल राय का क्या क्या कहना है? उज्जवल राय और उज्जवल एंड चलो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। युविका ने भी 37 बोला है, 1935 इसका राइट आंसर है। 1935 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने इसको सेपरेट कर दिया था, राइट इकजोत? 1935 से ये बर्मा अलग हो गया, सेपरेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, डन। आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा से, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब मैं आपसे जो अगली न्यूज है वो दिखाने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, जस्ट इतना, हमारे यहाँ पे टाइगर, अभी वैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी पीछे कुफरी गया हुआ था, तो कुफरी में मैंने लेपर्ड देखा, बिल्कुल ऐसे आमने सामने, और वो बिल्कुल एकदम मेरे सामने आ गया। और वही मुझे याद आया कि मतलब कैसे जब मौत आपके सामने आ जाए तो क्या हालत हो जाती है। खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर मैं टाइगर की बात करूं, राइट, मतलब उस समय तो मेरी जीके वीके सब हवा हो गई जब वो लेपर्ड सामने आया, और मुझे समझ नहीं आया कुछ देर के लिए कि जिसे कहते हैं एकदम आदमी सुन्न हो जाता है। तो वो देख के जो मेरी हालत हुई, हाँ, अगर कोई उस समय वीडियो बना लेता या कोई बना लेता, कुछ फोटो वोटो खींच लेता और वो वायरल हो जाती, तो शायद मिलियंस व्यूज आ जाते मेरे फेस एक्सप्रेशन देखकर। खैर, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान में कितने टाइगर हैं? मैं आपको ऑप्शन दूंगा, टेंशन मत लो आप। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ हिती से, ईशान राणा और ईशु भारद्वाज, जस्ट ऐसे तुक्का उक्का मार दो। इंडिया में कितने टाइगर होंगे? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, टेरिफाइंग एक्सीडेंट है ये। 4000 प्लस, 5000 प्लस, 2000 प्लस, ये मेरे ऑप्शन हैं आप लोगों को, और 60,000 प्लस, यानी 2000, 4000, 5000, 60,000 कितने टाइगर्स होंगे? क्या आप लोगों को क्या लगता है? ओके, तो कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और कुछ ने तो बड़ा एक्यूरेट दिया, 3167 लव्या ने बोला है, और मान्य ने बोला है 4009। वैसे वो जीरो ही लिखना चाह रही होंगी, शायद 9 हो गया। तो परिधि कालरा, मान्य शर्मा, ठीक है, डन। तो अभी चेक करते हैं, देखते हैं इंडिया में कितने टाइगर है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं टाइगर सेंसस होती है, टाइगर की जनगणना होती है हर 4 साल के बाद। तो हमारे यहाँ पर ना टाइगर की जो जनगणना हुई थी वो 2022 में हुई थी, लास्ट ईयर। तो मैं पहले आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ, अपने क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको। तो बिल्कुल लव्या ने भी आंसर दिया है एकदम करेक्ट, 3167। ये 2022 में टाइगर सेंसस हुई थी। तो जो हमारी लास्ट सेंसस होती है ना, हम उसी को मान के चलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेंसस के अकॉर्डिंग पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कल प्रातः 10 बजे तक कितने टाइगर थे। तो वो तो रोज कभी बढ़ रहे होंगे कभी घट रहे होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा आके बंद हो गया वो बस हम वही मान के चलेंगे अब, जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं आ जाती 2026 की। तो आपको 4 साल आपको यही आंसर देना है, भले ही ये 4000 हो गए हो, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती सरकार, राइट। तो 3167 हमारे टोटल टाइगर है, ठीक है। अब बात यह है कि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इसलिए डिस्कस किया करंट अफेयर्स में, क्योंकि अभी एक नया टाइगर रिजर्व
उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और टोटल टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें लेपर्ड और वो ब्लैक पैंथर, प्यूमा, ये सब कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, है ना, वो सब मिलाकर। बस ऐसा ही सीन था जब वो मेरे सामने आया। ठीक, तो खैर आगे चलते हैं। अब उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे यहाँ पर टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। आपको ये भी पता है हमारा नेशनल एनिमल भी है ना टाइगर। हमारा वैसे हमारा नेशनल बर्ड क्या है? ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, नेशनल बर्ड क्या है अपने इंडिया का? ओके, सो भूमि खन्ना, तनुज और भूमि, देवजोत, ईशु, साक्षी, सिमर, युविका, सबने आंसर दिया पिकॉक। यस करेक्ट है, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट 10 ईयर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, टाइगर की बड़ी इलीगल हंटिंग शुरू हो गई थी, तो हमने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यानी सेव द टाइगर। तो आपको पता है, क्योंकि इसी के बाद इसी समय हमने टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूपीएससी के ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट से कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ हमने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि टाइगर नेशनल एनिमल होगा, तो उसका आंसर है नहीं। हमने 1972 के बाद नेशनल एनिमल डिक्लेयर करा टाइगर को, बहुत लेट। और उसका रीजन था क्योंकि टाइगर एक्सटिंक्ट होने के स्टेज पर आ गए थे, खूब टाइगर की इलीगल हंटिंग होती थी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और फिर हमने यहीं पर इसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, टाइगर को सेव करना शुरू करा 73 में। और हमने यहीं पर 72-73 में डिक्लेयर किया कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो अगर इसको किसी ने भी हाथ लगाया तो उसको 5 साल की जेल है। ठीक है, अगर इसको इलीगल हंटिंग किसकी किसी ने करी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोजेक्ट टाइगर 73, करेक्ट। तो इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। 3, और इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पर है? आसाम में। तो ये एटलीस्ट बातें, एक ट्रेडिशनल जीके, हार्ड कोर जीके बोलते हैं इसको, ये आपको पता हो। लेकिन करंट अफेयर्स में हमने क्यों डिस्कस किया? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व बन गया। तो ये शायद इंपॉर्टेंट ना हो उतना, लेकिन हाँ इसके थ्रू हमने जो ये पॉइंट डिस्कस करे 4, ये 10 ईयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ये दोनों तो आए हुए हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। आसाम में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, एरिया वाइज सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश। चलो ठीक है, डन। मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों के चारों पॉइंट। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर वही जैसे मैंने अभी आपको Excuse me, बता sir. दिया, ये 1973। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी एनटीसी है, जो मतलब ये सारा सर्वे वर्वे करती है और बताती है कि कितने टाइगर है। ठीक है, खैर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अभी एक जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करा है, और उसका नाम रख दिया डोनाई पोलो एयरपोर्ट। अब डोनाई पोलो एयरपोर्ट नाम रखने के पीछे रीजन क्या था? वैसे इसका नाम था होलोंगी एयरपोर्ट, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। क्यों नाम चेंज किया? थोड़ा सा ट्रेडिशनल फेथ पे नाम रख दिया इन्होंने। जैसे अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इंडिया का स्टेट है, 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करता है। ईटानगर इसकी कैपिटल है और यहीं पर ये एयरपोर्ट भी है। तो डोनई जो है, डोनई सन को बोलते हैं और पोलो मतलब मून। तो एक रिच कल्चरल हेरिटेज के थ्रू इन्होंने थोड़ा नाम चेंज करा है। तो कोई बात नहीं, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते क्यों रखा, बस रख दिया सन और मून को थोड़ा सा एक वो देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सन और मून की काफी पूजा होती है ईटानगर में। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ना 2 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं अरुणाचल प्रदेश में, राइट। पीएम ने आकर इसका इनॉग्रेशन किया इसके नए नाम का। दूसरी बात यह है कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 16 एयरपोर्ट है, और टिल 2014 देयर वर 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट। आज भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पे बड़ा फोकस कर रही है,
क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ना उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी की गवर्नमेंट ने ना वहाँ पे फोकस नहीं करा ज्यादा। हमें इसलिए पता है क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जैसे सिक्किम से, नागालैंड से स्टूडेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कैसा है नागालैंड, कहते हैं सर बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा और क्या, कह रहे बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इसीलिए दिल्ली आए हैं पढ़ने, अगर वहां कुछ होता तो हम दिल्ली नहीं आते। तो डेवलपमेंट के नाम पे ना वहां पे बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। तो अभी भारत सरकार काफी प्रोग्रेस कर रही है वहां की। अब आप देखो वहां पे 16 एयरपोर्ट हो गए हैं, जबकि पहले 9 थे। तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, ताकि टूरिस्ट आए, सड़कें अच्छी हों, एयरपोर्ट्स अच्छे होंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि वहां का जो भी ट्रेडिशनल आइटम होगा वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये उसी का हिस्सा है। और इस वजह से मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी अभी काफी अच्छे रफ्तार पे चल रहा है। करेक्ट। तो अभी करंट अफेयर्स में ये नया एयरपोर्ट जिसका नाम चेंज हुआ अरुणाचल प्रदेश का, दोनाई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो हम वैसे भी काफी डिस्कस कर ही चुके हैं उस मैप वाइज। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हमने कर ही लिया डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें काम की बातें हैं। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है नागालैंड में एक एक फेस्टिवल है, मतलब एक काउंटिंग होती है, बर्ड्स की काउंटिंग। तो क्या पर्पस है अभी मैं आपको बताता हूँ इसका। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री को 20th रैंक मिली है वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में। देखो कितने कितने सर्वे होते हैं। अब आप लोगों ने तो खैर अभी पढ़ना शुरू करा है, तो आप लोग को आइडिया लगा होगा कि ये भी सर्वे होता है कि कौन अपने एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा खुश रखता है। क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखोगे उतना ही अच्छा वो आपके लिए परफॉर्मेंस देगा, आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ का हिस्सा बनेगा वो। तो ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस की 20th रैंक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी डिक्लेयर हुई। और एक लॉ कमीशन है, जो लॉ वाले स्टूडेंट है, अगर आप में से कोई लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, क्लैट या एनएलयू, तो उसके लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन का चेयरपर्सन बना है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं, आप मेरे को पहले इतना बता दो कि नागालैंड की कैपिटल किसी को आइडिया है। और अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं, किससे पूछूं, हिति, ईशान और जिया और जीतू। मान्या शर्मा ने तो ऑलरेडी आंसर दे दिया, तनिषा चोपड़ा ने भी आंसर दे दिया है कि सर आंसर है कोहिमा। भूमि खन्ना, युविका, रिया शर्मा, राइट। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। डन है जी, चलो बढ़िया, ये हमें समझ में आ गया। अब नागालैंड के बारे में फिर से मैं एक बार आपसे वही ज्योग्राफी को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम साथ साथ। नागालैंड, आप बताओगे मेरे को कितने इंडिया के स्टेट्स को टच करता है? नंबर्स भी अगर लिख दो। सर प्लीज रिपीट दिस स्लाइड, कुड नॉट लिसन ड्यू टू नेटवर्क इशू। ओके भूमि। भूमि, अभी वैसे हमने सिर्फ पहला ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड का, और पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि अभी मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, नागालैंड का। तो अभी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं नागालैंड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद अभी हम इसको करेंगे दोबारा से, इन सबको डिस्कस करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के। ये तीनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो नागालैंड के बारे में भी मैंने भूमि से इतना पूछा, इसकी कैपिटल, और सुरभि ने आंसर दिया है कि सर 4 स्टेट्स को टच करता है। तो देखते हैं सुरभि, चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से खोलते हैं इंडिया का मैप। और मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर दिख गया हमें कि नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को, एक, फिर ये टच कर रहा है आसाम को, दो, और ये टच कर रहा है मणिपुर को। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, 3 स्टेट्स को टचिंग है, राइट साक्षी। सो अरुणाचल, असम एंड मणिपुर। और बैक साइड पे अगर आप देखो तो ये पूरा म्यांमार है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री किसकी है? ये म्यांमार की बाउंड्री है ये पूरा। करेक्ट। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है, और 3 इंडिया के स्टेट्स को, नागालैंड, और इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स के बात पर कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो नागालैंड के बारे में पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स आती हैं क्लाइमेट की वजह से। इसकी क्लाइमेट अच्छी है, और जब ये आती है तो ये बर्ड्स को काउंट करते हैं कि ये कौन सी बर्ड है, कहाँ से आई,
क्या इसके इसके विंग्स कैसे हैं, इसके फीदर कैसे हैं, इसकी जो चोंच है वो कैसी है। तो काफी सारी चीजों पे रिसर्च करते हैं, काउंट करते हैं बर्ड को। और ये टोकू इमोंग बर्ड काउंट एक इनका इवेंट होता है, राइट। तो नागालैंड इज प्रिपेयर टू होस्ट द फर्स्ट बर्ड डॉक्यूमेंटेशन इवेंट, टोकू इमोंग बर्ड काउंट TEBC। 4 नवंबर से 7 नवंबर 3 दिन ये चला। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि वहां के लोगों को बर्ड से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस देना, तो बस इतना। तो चूंकि फर्स्ट बर्ड डॉक्यूमेंटेशन है और किसी स्टेट ने ये स्टेप उठाया कि मैं बर्ड्स की काउंटिंग करूंगा जो मेरे यहाँ पर आती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि शायद इंपॉर्टेंट हो जाए। बाकी हमें पता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब ये आएगा तो पता लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट था। तो अभी तो हम भी तुक्का लगा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद पहली बार और खुद नागालैंड ने भी फर्स्ट टाइम ये काम किया है। ठीक है, चलो खैर। तो यहाँ पे तो ये बात खत्म हुई। अब आते हैं अगली, उस स्लाइड की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पर। अब उस स्लाइड की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज थी वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर। तो देखो कितनी बड़ी बात है। कभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, कभी आपकी कंपनी ग्रोथ करे, कोई आपने स्टार्टअप लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल लव्या ने, या मनस्वी सूद ने, या भूमि गुप्ता ने, या सुरभि ने, सिमर ने, युविका ने। तो आप देखोगे कि जब एम्प्लॉइज आप रखते हो ना, तो कितना टफ होता है एम्प्लॉइज को हैंडल करना, है ना। ये देखो इनके एम्प्लॉइज देखो जरा आप, किसके भला, रिलायंस इंडस्ट्री के कितने एम्प्लॉइज हैं देखो जरा। 2,30,000 एम्प्लॉइज है रिलायंस इंडस्ट्री में, और उसकी रैंक है 20th। तो हाईएस्ट रैंक है इंडियन फर्म की, इंडिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में 20th नंबर पर है, जिसके एम्प्लॉइज उससे खुश हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इनकी जो रैंक है ना, मर्सिडीज से ऊपर है, जर्मनी की मर्सिडीज बेंज, आपने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस कार कंपनी है। यूएस की कोका कोला से ही ऊपर है, जैपनीज ऑटो जायंट होंडा और यामा से ऊपर है, सऊदी की अरामको से ऊपर है। वैसे टॉप किसने किया ग्लोबल रैंकिंग में? साउथ कोरियन जायंट सैमसंग। तो वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी, यानी अगर आप सैमसंग में जॉब करते हो, वैसे ये मेरे कुछ रिलेटिव्स का भी मानना है, मेरे 2-3 रिलेटिव्स हैं सैमसंग में, और वो कहते हैं यार बड़ी सुकून वाली जॉब है। मतलब आप को जब आपका काम करने का मन है आप करो, नहीं है मत करो, लेकिन आपको एक टारगेट दिया गया, वो आपको पूरा करना है। तो ज्यादा सरदर्दी नहीं है, हेडेक नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, सैमसंग, राइट। और फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM। तो ये कुछ 1 2 3 बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज हैं। तो कोई बात नहीं, आप 2 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, आप याद रखो सैमसंग टॉप पर है और रिलायंस 20th रैंक है। करेक्ट है, डन। अच्छा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से और कोई खास बात नहीं है इस न्यूज में। नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद अब लॉ कमीशन को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछूं किससे पूछूं। ठीक है, अबिल से पूछ लेते हैं। अनुभव तो वैसे फुल फॉर्म में है आज, अनुभव से नहीं पूछते। हम पूछ लेते हैं निष्ठा से, परिधि कालरा से, रिया शर्मा से। जब हम लॉ की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है? ये मैंने आपके साथ पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ कुछ आइडिया है किसी को? कौन से आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था? ये फंडामेंटल राइट है वैसे हमारा। ओके, सो लव्य ने तुक्का लगाया है 19, और मान्या शर्मा बिल्कुल एग्री नहीं करती लव्य से। मान्या शर्मा का कहना है कि लव्य आप ब्रिलियंट होगे, लेकिन हर बार तो आप आंसर सही नहीं दे सकते ना, ऐसा मान्या शर्मा का मानना है। और लव्य ने सीधा एकदम स्टार मार्क करके 14 एकदम अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। रिया शर्मा ने आंसर दिया 14, निष्ठा ने 14 दिया है आंसर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग के आंसर बिल्कुल सही है। 14, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, उसमें पहला आर्टिकल यही था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14 आर्टिकल 19 तो है लव्य, वो राइट टू स्पीच था ना, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको राइट है, कुछ भी बोलने का लिखने का, इनके ऊपर कोई केस नहीं करेगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं आपको लॉ कमीशन के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो बात यह है कि लॉ कमीशन जो है वो 22nd लॉ कमीशन है, एक बात, पॉइंट नंबर 1। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो लॉ कमीशन है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो पार्लियामेंट बनाए, ठीक। तो पार्लियामेंट ने भी इसको नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने भी इसको नहीं बनाया, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये सरकार ने अपने आप बनाई। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, सरकार ने अपने आप बना दी। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस कुछ नहीं है, सरकार को लीगल मैटर्स में हेल्प करती है ये कमीशन। तो इसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये बनती है, टाइम पीरियड होता है इसका कुछ 3 साल, वैसे जनरली बोला जाता है 3 इयर्स के लिए ये बनाई जाती है, फिर 3 इयर्स के लिए नया लॉ कमीशन आता है। तो जो स्टूडेंट क्लैट, एनएलयू या लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम या डीयू एलएलबी का एंट्रेंस देना हो आप में से किसी ने आगे, तो उसके लिए लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ऋतुराज अवस्थी अभी फॉर्मर जस्टिस थे, वो अपॉइंट हुए। तो इतनी सी ही बात इसमें इंपॉर्टेंट है लॉ कमीशन में। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट 2 बातें डिस्कस करते हैं, तो फिर नवंबर करंट अफेयर्स को यहीं पर रोकेंगे, मैं कुछ एमसीक्यू पूछूंगा, फिर उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो पहले आप मेरे को इस न्यूज को करने से पहले आप मेरे को इतना बताओ, मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिया से, एंड क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सिमर से, सुरभि से। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कंबाइन हम लोग किस नाम से जानते हैं? तनिषा चोपड़ा, आप भी आंसर दे सकते हो। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बोथ नोन एज, तो सुरभि ने आंसर दिया है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। जिया ने भी बोला ब्रेटन वुड्स, ओके। तो क्या सभी लोग सहमत हैं? रिया शर्मा ने भी बोला है सर ब्रेटन वुड्स। दर्पित, मान्या, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से डन है। सिमर ने भी इनके साथ जयकारा लगा दिया, भले ही सिमर ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी, लेकिन सिमर को लग रहा है समझदार लोग हैं, सही बोल रहे होंगे, और जब कुछ ना समझ में आए तो समाज के साथ खड़े हो जाओ। बिल्कुल करेक्ट है, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन 1945 में दोनों का ओरिजिन हुआ, वॉशिंगटन डीसी में इनके हेडक्वार्टर है। तो ये वर्ल्ड के 2 बहुत बड़े बैंक है, और इंडिया दोनों में मेंबर है, हमने दोनों से लोन उठा रखा है। इसी तरह से वर्ल्ड का, अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी, इसलिए कि मैं आपको ये बताने जा रहा था, उसी तरह से एक और बैंक है, ये बैंक नंबर 3 मान लो, लोन हमने यहां से भी ले रखा है, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से लोन हमने ना ले रखा हो। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये एशिया को डेवलप करने का बैंक है, और चूंकि हम एशिया में आते हैं तो हमारा तो लोन लेना वैसे भी बनता है, इसके साथ तुम्हारी घर वाली बात होगी, खैर। तो एडीबी के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला, राइट। वनीला नहीं, मनीला, राइट, मनीला में। और इसका ओरिजिन हुआ 1966। तो ये बैंक है जो लोन देता है आपको। अपनी कंट्री के लिए अगर लोन चाहिए तो आप किसका डोर नॉक कर सकते हो? वर्ल्ड बैंक का। नहीं मिला, आईएमएफ जाओ, ठक 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 सर लोन चाहिए। वहां से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले तो एडीबी आ जाओ, ये शायद आपको लोन दे दे, करेक्ट। तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता हो मनीला। ऑरिजिन ईयर छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, मत करना याद, अगर नहीं करना तो छोड़ दो। और क्यों न्यूज में है महाराष्ट्र को रोड कनेक्टिविटी के लिए लोन दिया, ये भी छोड़ दो, हमें ये भी नहीं याद करना। ये तो मैंने खाली इसलिए न्यूज उठाई ताकि मैं आपको एडीबी के बारे में बता सकूं, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, करेक्ट। आई थिंक होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट न्यूज, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लूला डिसिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, हाँ कर सकते हैं याद। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के, बिल्कुल हम एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। और फिक्की मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। शुभ्राकांत पांडा अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, ये एसोचैम का प्रेसिडेंट, फिक्की का प्रेसिडेंट, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई एंट्रेंस देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग का एक कॉमन जीके का पेपर होगा, तो अब पहले अलग अलग होते थे ना, तो फिर हम बोलते थे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए, लेकिन अभी कंबाइंड पेपर है, तो फिर शुभ्रकांत पांडा आप लोग याद रखो। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वही बिजनेस ग्रुप है, ये उसके प्रेसिडेंट है। और फिक्की का ओरिजिन मैंने आपको अभी सुनाई दिया 1927, करेक्ट। तो सीआईआई, एसोचैम, वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, ये 3 बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्ट। चलो दैट्स ऑल।
ये न्यूज मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। बीपीसीएल क्या है, महारत्ना कंपनीज होती हैं कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से पहले ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एमसीक्यू पूछ लेता हूँ। तो एक एक करके पहले मैं सबसे पूछ लेता हूँ। आयुष, आबिल, अनुभव, अभिराज एंड भूमि गुप्ता, भूमि खन्ना, ब्रह्मजोत, दर्पित, हर्षित, गुलाटी जी, किति, ईशान, ईशु, जिया, लव्या, मनस्वी, मान्या, निष्ठा, परिधि, रिया शर्मा, साक्षी शर्मा, साक्षी अग्रवाल, सिमर, सुरभि, तनिषा, तनु, उज्जवल, युविका। क्लियर है आप लोगों को जो हमने डिस्कस किया अभी तक? ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर क्लियर है तो ठीक है, फिर मैं आपसे एमसीक्यू पूछ लेता हूँ एंड ऑफ द क्लास। ओके, थैंक यू तनिषा, थैंक यू युविका, थैंक यू साक्षी, करेक्ट। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को और देखते हैं आपने कितना सिंसियरली मेरे को सुना। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो आई थिंक आपकी स्क्रीन पर शेयर हो गया होगा शायद ये। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। ओके, सो तनु चौधरी ने इस बार कमान संभाली है क्लास की कि सर अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आंसर मैं ही दिया करूंगी। ओके, सो रिया शर्मा ने भी बोला है 1C, सुरभि, अविराज, ओके, मान्या, जिया, सो मैक्सिमम स्टूडेंट, लव्या ने हैंड रेज करा है, लव्या शायद कुछ कहना चाह रहा है। यस लव्या बोलो। Sir, I know the students are giving answer C, ओके, but sir, इसमें मैंने चेक किया कि 2, 3 और 4 तीनों ही सही है, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं, चेक करते हैं। सो वेल, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग लग रहा है लवे, है ना? फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि वो 1972 हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वजह से रॉन्ग है ये। ठीक है, करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 53, ये करेक्ट है। इसमें थर्ड रॉन्ग है लव्या, आपने शायद ये ध्यान से देखा नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया लव्या, जबकि ये आंध्र प्रदेश था। तो आप उसको ध्यान से देखना, वहां पे नागा अर्जुन सागर जो Okay. है वो आंध्र प्रदेश की लोकेशन है ना, ये श्री सैलम, राइट। और टाइगर रिजर्व जो है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट है आसाम का, ये बात बिल्कुल सही है। तो आई थिंक होप लव है, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या बैठेगा, सी, राइट। 2 Yes. एंड 4 करेक्ट है, राइट। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो वेरी गुड एवरीवन, जिन स्टूडेंट्स ने सी दिया, तो आप लोगों ने तो गजब ही कर दिया, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या बताते हैं। ओके, सो मान्या शर्मा का आंसर है बी। तनु चौधरी तो बिल्कुल एग्री नहीं है मान्या से, और लव्या का भी आंसर बी है। अभिराज बी है, मान्या शर्मा ने ए बोला है, अच्छा। सुरभि बी, जिया बी, ओके। तो ठीक है जी, देखते हैं आप लोग सही है या गलत। भूमि खन्ना, लव्या, भूमि खन्ना ए है, लव्या सी बोल रहा है आंसर, ठीक है। देखते हैं भाई, चेक करते हैं फिर। देखो जी, पहला स्टेटमेंट जो है, फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, ये तो करेक्ट है। 5 इयर्स के लिए नहीं, मैंने भी आपको बोला ही था 3 इयर्स के लिए सेटअप होता है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो हमने डिस्कस करा ही था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
गवर्नमेंट ने अपने दम पे बना दिया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज को बोलेंगे। जब सरकार अपने आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करे उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और इट्स मेजर फंक्शन इज टू फ्रेमवर्क लीगल रिफॉर्म्स। हाँ, लीगल से रिलेटेड जो है ये सजेशन देगी सरकार को, तो बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पहला सही लग रहा है और मुझे फर्स्ट करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट लग रहा है, एंड तो फिर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका आंसर जो है 3 करेक्ट है क्या? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कुछ मेंशन नहीं है, इस वजह से थर्ड मुझे रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, यानी इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी मुझे रॉन्ग लग रहा है, और फोर्थ करेक्ट है। तो 1 एंड 4 इसका आंसर थोड़ा करेक्ट लगता है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 4। तो थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लेकिन होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। करेक्ट, ठीक है, आगे चलते। तो आप लोग इस सब में अपना अपना एक नंबर काउंट कर लो, क्योंकि ये मिस्टेक से ऑप्शंस इसमें रॉन्ग सेट हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं 1 2 4। ठीक है, तो 1 एंड 4 इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लव्य का आंसर है 3D, भूमि खन्ना 3A। ओके, एंड सुरभि 3A। ठीक है, एंड मान्य शर्मा 1 ओनली। ओके, यानी A। एंड ठीक है, मान्या ने आंसर दिया है A। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ तो जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल फॉर हायर एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूट्स, वैसे ही उस स्लाइड में था के राधा कृष्णन, लेकिन चलो ठीक है, चूंकि मैंने डिस्कस नहीं करा आपके साथ तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। लेकिन ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये नागालैंड है ना, अभी बर्ड काउंट हमने डिस्कस किया, और रिलायंस की रैंक 4th नहीं 20th है वर्ल्ड पे, और इंडिया में नंबर 1 है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो 2 एंड 3 ये मैं चूज नहीं करूंगा, मैं ये चूज नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो अगर मुझे फर्स्ट नहीं भी पता तो भी इसका आंसर ए होगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वेल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो हाउ मेनी ऑफ यू 3 आउट ऑफ 3, यानी अगर मैं सेकंड आपका ठीक मान के चलूं, बिकॉज ऑफ बाय मिस्टेक उसके ऑप्शंस थोड़े मिस्टेक हुए, तो तनु चौधरी के 2 ठीक है। ओके, भूमि गुप्ता के 2, अनुभव के 2 ठीक है, और मान्य शर्मा 3 आउट ऑफ 3, साक्षी शर्मा 2। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, आई थिंक होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी हमने नवंबर में डिस्कस किया। इसका रिमेनिंग पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके, बाय।